नमस्कार, सवाल इंडिया का इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए। अब से कुछ ही देर पहले यहां पर अरविंद केजरीवाल पहुंचे। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यमुनानगर वो पहुंचे हैं, जहां जगधारी विधानसभा में पहला चुनावी अभियान वो शुरू कर चुके हैं। तो जेल से बाहर आने के बाद अब अरविंद केजरीवाल यहां पर पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुके हैं। चुनाव प्रचार का आगाज उन्होंने अपनी तरफ से कर दिया है। हरियाणा में वो पहुंचे हैं और यहां पर आप देख रहे हैं जिस तरह से ये पूरा रोड शो चल रहा है, बीच बीच में रुककर वो जनता से मुखातिब भी हो रहे हैं। यमुनानगर के जगधारी विधानसभा में पहला चुनावी अभियान उनका शुरू हुआ है। 11 जिलों में अरविंद केजरीवाल के 13 चुनावी कार्यक्रम हैं। आपको बता दें, हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहे हैं और तमाम पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही हैं। चुनावी वादे यहां पर किए जा रहे हैं। घोषणा पत्र हम जानते हैं कांग्रेस का और साथ ही बीजेपी का सामने आ ही चुका है। और अब आप यहां तस्वीरों में देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। यमुनानगर इलाके में हरियाणा में इस वक्त वो मौजूद हैं। तो यहाँ पर आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं हरियाणा के यमुनानगर में। यहाँ चुनावी प्रचार करते हुए अरविंद केजरीवाल को आप देख पा रहे हैं। स्थितियाँ काफ़ी कुछ बदल गई हैं। एक वक्त में जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा जिस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार किया था, लेकिन अब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हैं। और अब जो है, क्योंकि उन पर तमाम तरह की उन्हें ज़मानत जब मिली थी, पाबंदियां लगाई गई थी, उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था और अब वो चुनाव प्रचार पूरी तरीके से चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। हरियाणा में पहुंचे हैं अकेले अपने दम पर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी। पहले ये कयास लग रहे थे, बहुत कोशिशें चल रही थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच किसी तरह का कोई गठबंधन हो पाए, लेकिन अंतिम वक्त तक बात नहीं बनी और दोनों ही अकेले मैदान में है। तो यहाँ पर मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो जाता है हरियाणा विधानसभा में। इस बार चुनावों में 10 साल से बीजेपी यहाँ पर सत्ता में है। एंटी इनकम्बेंसी का सामना करते हुए उसे चुनाव मैदान में उतरना है एक बड़ी चुनौती, क्योंकि सत्ता में जब आप इतने लंबे वक्त तक रहते हैं तो अपने किए हुए कामों को जनता तक पहुंचाना और आगे वाले 5 साल के लिए भविष्य की राह भी दिखाना होता है। तो बीजेपी के सामने भी एक कड़ी चुनौती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पुरजोर कोशिश कर रही है सत्ता में वापसी की। 10 साल से वो यहाँ सत्ता में नहीं है। कोशिश उसकी ये जारी है कि किसी तरह से अपने तमाम चुनावी घोषणा पत्र के जरिए जो वादे उसने किए हैं, जनता के मूड को भांपते हुए ऐसे में कोशिश है कि वो किसी तरह से सत्ता में आए। कोशिश कांग्रेस की ये भी थी कि आम आदमी पार्टी के साथ किसी तरह कोई गठबंधन हो, लेकिन दोनों ही पार्टियों में बात नहीं बनी और वो अकेले अकेले मैदान में है। 90 विधानसभा की सीटें हैं। सुनने की कोशिश करते हैं अरविंद केजरीवाल क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीरों में यमुनानगर की ये तस्वीरें हैं। अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं, एक रोड शो यहाँ पर कर रहे हैं। ये मेरे को तोड़ना चाहते थे, लेकिन इनको ये नहीं पता मैं हरियाणा का हूँ। मेरी रगों में हरियाणा का खून दौड़ रहा है। तुम किसी को भी तोड़ सकते हो, हरियाणा वाले को नहीं तोड़ सकते। और इन्होंने जो कुछ भी करा मेरे साथ, हरियाणा का बच्चा बच्चा उसका बदला लेगा। लेगा कि नहीं लेगा? इन्होंने मेरे को जेल भेजा, अब हरियाणा वाले इनको हरियाणा से बाहर भेजेंगे। दोस्तों, कैमरा पूरा हरियाणा इस टाइम बदलाव चाह रहा है। कैमरा जहां जाओ पता चलता है कि लोग इनको गांव में नहीं घुसने दे रहे, गली में नहीं घुसने दे रहे, है कि नहीं है? गली में नहीं घुसने दे रहे। पूरा हरियाणा बदलाव चाह रहा है इस टाइम। ये नहीं प्रफुल्ल, और अभी तक हरियाणा में क्या था? प्रफुल्ल वो आगे वाला पार्टी इससे नाराज होगा, इसको वोट दे दिया, इससे नाराज होगा, इसको वोट दे दिया। इस बार आपके सामने ईमानदार पार्टी आई है। इस बार ईमानदार पार्टी आई है। जब मैं जेल में था, इन्होंने बहुत कोशिश करी
हमारे एमएलए खरीदने की। इन्होंने कहा दिल्ली के एमएलए खरीद लेंगे, दिल्ली सरकार तोड़ देंगे, पंजाब की सरकार गिरा देंगे। एक एमएलए नहीं टूटा, एक एमएलए नहीं तोड़ पाए। एमएलए तो छोड़ो, एक कार्यकर्ता नहीं तोड़ पाए। इतनी कट्टर ईमानदार पार्टी है, इतनी कट्टर ईमानदार पार्टी है। मैं अभी जेल से लौटा, मैं चाहता बड़ी आराम से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ सकता था, पर मैंने कहा नहीं। 14 साल के वनवास के बाद जब भगवान राम लौटे थे, सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। केजरीवाल भी अग्नि परीक्षा देगा। ये लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल चोर है। मैंने दिल्ली की जनता को कहा मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अगर आपको लगता है केजरीवाल चोर है, मेरे को वोट मत देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, तभी मेरे को वोट देना। तो अपने चिर परिचित अंदाज में एक बार फिर अरविंद केजरीवाल लोगों के बीच पहुंचे और अपने आप को, अपनी पार्टी को कट्टर ईमानदार बताते हुए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। आज तिरुपति लड्डू विवाद, पूरा ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उनके सामने पत्र याचिका भेजी गई है। वकील सत्यम सिंह ने यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को एक चिट्ठी लिखी। इस याचिका में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TTD ट्रस्ट से संबंधित मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है। इस बीच देवस्थानम बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि सप्लायर ने टेस्टिंग की सुविधा न होने का नाजायज फायदा उठाया है। बहुत से लोगों की भावनाएं कहीं ना कहीं इससे आहत हुई हैं जब उन्हें ये पता चला, लैब की रिपोर्ट सामने आई कि तिरुपति में जो प्रसाद रूप में लड्डू मिलता है उसमें फिश ऑयल और एनिमल फैट यानी पशु की चर्बी मिली हुई है। बहुत लोग हैरान थे कि मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में ऐसी कैसी चीज़ें मिल सकती हैं। अब ये पूरा विवाद जो है, पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। So that NDDB lab is considered to be highly reputed. They test their labs. We have sent it to them. It's a government controlled lab. So we have tested our samples there. Then the reports have come, which are very shocking. The report says two things. One is that it is adulterated with vegetable fats, and another is it is adulterated with animal fats. Animal fats adulteration depending on these values, S values. So it is lard, which is a pig fat, then palm oil and beef tallow, then fish oil included, rapeseed, linseed and all these things. It's like a concoction of all these, and the results are abnormally bad. और हमारे सहयोगी आशीष भार्गव सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। आशीष, जब से ये मामला सामने आया है लोग काफ़ी हैरान हैं, चिंता में है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। एक वकील सत्यम सिंह, उन्होंने मुख्य न्यायाधीश को बाकायदा चिट्ठी लिखी है, जो याचिका दाखिल की गई है। बताएं इसमें क्या कुछ कहा गया है? जी देखिए, ये लेटर पिटीशन है चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को भेजी है सत्यम सिंह ने। उन्होंने कहा कि इस मामले में ये हिंदू धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है और प्रथाओं से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को देश की सबसे बड़ी अदालत होने के नाते इसमें दखल देना चाहिए। उनका ये कहना है कि आर्टिकल 25 जो है संविधान का, वो ये कहता है कि हर व्यक्ति को अपनी धर्म विश्वास आस्था के अनुसार प्रथा परंपरा निभाने का की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसलिए ये जो कुछ हुआ है वहाँ पर, ये पूरी तरह हिंदुओं की जो धार्मिक भावनाएं हैं उनके साथ एक तरीके से खिलवाड़ है और इस पर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, उनका ये कहना है। और वो कह रहे हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए, क्योंकि ये जिस तरीके से प्रसाद जो ईश्वर का होता है उसको बहुत पवित्र हिंदू धर्म में माना जाता है, और इस तरीके से अगर छेड़छाड़ किसी तरीके से ये सब हुआ है तो ये उनके जो धर्म विश्वास जो हैं उनकी आस्था को गहरा प्रभावित करता है। ये तमाम चीज़ें लेटर पिटीशन में वकील सत्यम सिंह ने CJI को भेजा है। जी
बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो सुप्रीम कोर्ट तिरुपति लड्डू विवाद ये पूरा जो उठा है, जब से ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है, और जैसा कि आशीष बता रहे हमारे सहयोगी, पत्र याचिका इसमें दाखिल की गई है वकील सत्यम सिंह के द्वारा, और एक गंभीर मसला है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। तो तिरुपति लड्डू मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग इस पत्र याचिका में की गई है। एक लैब की रिपोर्ट जब सामने आई और टेस्ट जब करवाया गया कि प्रसाद रूप में जो लड्डू यहाँ पर मिलते हैं उसमें पशु की चर्बी और फिश ऑयल जैसी चीज़ें जब मिली, तो उसको लेकर हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा फिर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हुई। और अब यहाँ पर एक वकील जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने दरवाज़ा सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया है और इस मामले में दखल देने की बात कही है। और अब बात करते हैं देश भर में बढ़ते साइबर अपराधों और हैकिंग की। ताज़ा खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल को फिलहाल हटा लिया गया है, कुछ देर बाद इसे बहाल कर दिया जाएगा। दरअसल आज देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल को हैक कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के इस यूट्यूब चैनल पर संविधान पीठों में सुने जाने वाले मामले, सार्वजनिक हित से जुड़े मामलों की सुनवाई का लाइव प्रसारण किया जाता है। हाल ही में आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जो बलात्कार हत्या का मामला था, उसमें सुओ मोटो याचिका पर सुनवाई का लाइव प्रसारण भी यूट्यूब पर किया गया था। लेकिन आज सभी हैरान थे जब हैकर्स द्वारा सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल के हैक करने की खबर सामने आई। हैक कर लिया गया और हैकर्स ने, जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जगह यहाँ पर रिपल और सुप्रीम कोर्ट के वीडियो की जगह क्रिप्टो के वीडियो उसमें दिखने लगे। सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब पर हैकर्स का ये हमला इसलिए भी अहम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास कई बड़े मामलों की सुनवाई से जुड़े दस्तावेज भी होते हैं। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद हैं। आशीष, सब हैरान थे। कई बार हम साइबर अपराध से जुड़ी खबरें देखते हैं, हैकिंग की बातें भी आती है, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट, उसके यूट्यूब चैनल को हैक कर लिया गया। अभी स्थिति क्या है, पहले तो ये बताएं। जी देखिए, अभी इस यूट्यूब चैनल को सुप्रीम कोर्ट ने हटा लिया है। उनकी जो नोटिस आया है उसके मुताबिक जल्द ही इसे वापस लाया जाएगा। तो जाहिर तौर पर एक चिंता का विषय देश की सबसे बड़ी अदालत के लिए है, जो न केवल संवैधानिक मुद्दे जो संविधान पीठ सुनती है उनकी लाइव स्ट्रीमिंग ये लोग करते हैं, इसके अलावा जो पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े जो मुद्दे हैं, जैसे नीट का मुद्दे को लाइव स्ट्रीम किया गया था, आरजीकर अस्पताल में जो ट्रेनी डॉक्टर की हत्या हुई, रेप हुआ, उस मुद्दे का लगातार लाइव स्ट्रीमिंग होता रहा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने साफ ये कहा था कि ये एक जनहित के, बड़े जनहित के मुद्दे हैं, इनको लाइव स्ट्रीमिंग होने दीजिए। देश के लोगों को जानने का हक है कि आखिरकार ऐसे मामलों में अदालत में क्या चल रहा है। तो एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये एक राहत की बात है कि आज के दिन कोई लाइव स्ट्रीमिंग वाला मुद्दा यहाँ पर नहीं था सुप्रीम कोर्ट में जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी हो, लेकिन उसके बावजूद ये हैक हो गया। और अब एजेंसीज को कहा गया है कि वो जांच करें और वो बताएं कि आखिरकार इस मामले में किस व्यक्ति ने हैक किया है और किस तरीके से ये जो है मामला यहाँ तक पहुँचा है, कौन वो लोग शामिल है, कहाँ से ये हैक हुआ है। इसके अलावा दोबारा से रेस्टोर किया जाए और खास तौर पर ये ध्यान रखा जाए कि आगे से भविष्य में इस तरह की घटना फिर ना हो। बिल्कुल, भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, क्योंकि एक गंभीर विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर अब ये जांच होगी कि ये हैक आखिरकार किसके द्वारा किया गया, कहाँ से किया गया। लेकिन कुछ दिनों पहले की अगर बात करें तो मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नाम पर 500 रुपए की ठगी करने की कोशिश की गई थी। दरअसल एक शख्स ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ होने का दावा करते हुए 500 रुपए की ठगी करने की कोशिश की। तो इस तरह के मामले हम देख रहे हैं किस तरह से सामने आ रहे हैं। शख्स ने जो है मैसेज करके कहा कि नमस्ते, मैं सीजेआई हूं और कॉलेजियम की ज़रूरी बैठक है और मैं कनॉट प्लेस में फंस गया हूं, क्या आप कैब के लिए 500 रुपये भेज सकते हैं। मैसेज में ये भी लिखा कि मैं कोर्ट पहुंचने पर पैसे लौटा दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस वायरल पोस्ट पर संज्ञान लिया है और मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर साइबर धोखाधड़ी की शिकायत भी दर्ज की गई। तो साइबर अपराध और हैकिंग से जुड़े मामलों पर बात करने के लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जितेंद्र जैन हमारे साथ हैं। जितेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और आज बेहद अहम मसला है, इस पर हम चर्चा आपसे करना चाहते हैं। साइबर अपराध जिस तेजी से बढ़ रहे हैं वो एक
गंभीर मुद्दा होता जा रहा है। आज की इस घटना को, जो सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक हुआ है, कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि हैकर्स की जद से कुछ भी अछूता नहीं है। नहीं, देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल, जिसको आज लाखों लोग लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान हिंदुस्तान में देखते हैं, और कोर्ट के अंदर बहुत अच्छी आईटी टीम है, एनआईसी का भी सपोर्ट हाईएस्ट लेवल पर उनको होता है, और आई एम श्योर वहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह सब इनेबल रहा होगा। मगर उससे बावजूद अगर ये चैनल हुआ है, तो ये चैनल हैक हुआ तो दिखाता है कि जो इंसान की कमजोरी है, जो ह्यूमन वीकनेस है साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट से समय डील करने का, वो खतरा कितना बढ़ चुका है। अब दूसरी बात जो आपने कही थी कि हैक होना एक बात है, अब आपने कहा कि इसको थोड़ी देर में रिस्टोर कर दिया जाएगा, और ये स्वाभाविक है कि रजिस्ट्रार जनरल ने तुरंत जो ये सोशल मीडिया कंपनीज हैं, दिल्ली पुलिस, किसी को कहा होगा कि इस तरह की घटना हुई है, इसका संज्ञान लिया जाए, और ये चैनल हाईएस्ट लेवल पर इसको मतलब डील करके रिस्टोर करके हो सकता है कर भी दिया जाए घंटे भर के अंदर। मगर अगर अब ये एक सवाल ये पूछना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट है इसलिए ये सब एक घंटे में हो रहा है। आम लोगों के इतने यूट्यूब चैनल हैक हो रहे हैं लाखों दिन, किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट, किसी के ईमेल अकाउंट, और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट भी जो इन कंपनीज का जो रोजमर्रा का एक तरीका है जाने का कि आप कंप्लेंट फाइल कीजिए, 2 महीने बाद हम उसका जवाब देंगे, नहीं देंगे, और आप तब तक भुगतते रहिए, तो वो करके देखे तो उन्हें पीड़ा समझ में आएगी। आम आदमी के साथ जो ठगी हो रही है आजकल, हैक हो रहे हैं, उसके ऊपर कोई इन कंपनियों की कोई तरफ से कोई एक सीरियस एफर्ट नहीं है उसको रिजॉल्व करने का। लेकिन तो ये जितेन, यहाँ सवाल शायद जल्दी और उसको और गंभीरता से लेना इसलिए भी है क्योंकि मामला यहाँ सुप्रीम कोर्ट का है, क्योंकि कई लाइव स्ट्रीमिंग होती है, कई अहम उसमें दस्तावेज और ऐसी डीलिंग होती है सुनवाई के दौरान, तो वो उसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल जया, होना चाहिए, पर मेरे कहने का मतलब ये है कि उस कोर्ट को अब संज्ञान में लेकर ये भी एक व्यवस्था बैठानी चाहिए कि आम आदमियों के साथ जो बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं, उनके आइडेंटिटी थेफ्ट हो रहे हैं, उनके चैनल है, उनके लिए भी वो जरूरी है। तो उसके लिए भी इन कंपनियों को कहीं ना कहीं जवाबदेह बनाया जाए कि मैं सुप्रीम कोर्ट तक आप 1 घंटे में करें, दूसरा में 3 दिन में तो करें, 1 हफ्ते में तो करें। 20-20, 25-25 दिन ये कंपनियां कोई जवाब नहीं देती, कोई जवाबदारी नहीं है, इनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई करने का आपके पास मैकेनिज्म नहीं है। जो ग्रीवियंस ऑफिसर के नाम पर जो एक मैकेनिज्म व्यवस्था बिठाई गई है, वो एक ईमेल आईडी दे दिया गया जिसके ऊपर एक ऑटोमेटेड रिप्लाई आता है, वो भी बॉट का, और उसके ऊपर कोई, आज आप लाखों लोगों से पूछे कि जो इनको इंस्टाग्राम को, मेटा को ईमेल करते हैं, क्योंकि जवाब आता है नहीं, खाली एक ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स आता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एक वेकअप कॉल है, और माननीय निदेशक को भी इसका संज्ञान लेते हुए एक सरकार को वो आदेश दें या कमेटी बिठाएं, पर इस तरह की व्यवस्था को एक कोर्ट के माध्यम से लेके आए कि आम नागरिक जो इन साइबर फ्रॉडों का दिनों दिन शिकार बनते जा रहे हैं, उनकी समस्या, व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आपकी नजर में क्या ऐसी व्यवस्था, सिस्टम, मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे कि इस तरह के मामले और ना हो, उनपे कहीं ना कहीं रोक लग पाए? ये बहुत साधारण है। आप किसी कंपनी से टीवी खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, उसके कस्टमर केयर का नंबर होता है, एक आदमी से आप बात कर पाते हैं, अपनी समस्याओं कर पाते हैं, क्योंकि जो हजारों रुपए वो आपसे कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा वो एक कस्टमर केयर और सपोर्ट के अंदर भी लगाते हैं। ये कंपनियां आज इतनी बड़ी बन चुकी हैं कि लाखों अरबों करोड़ का मुनाफा ये मात्र हिंदुस्तान से कमा रही हैं। उसके बावजूद एक कॉल सेंटर नहीं है जहां आप इनको कॉल करके इनसे किसी फिजिकल व्यक्ति से आप बात कर सके। आपको मात्र ईमेल करना है या फॉर्म भरना है जिसका कोई जवाब नहीं आता, या एक बॉट के द्वारा ऑटोमेटेड जवाब आता है। तो इनके ऊपर ये होना चाहिए कि अपने मुनाफे का कम से कम आधा %, 1% तो आप एक कस्टमर केयर में या सिक्योरिटी के अंदर जनता की जवाबदेही के प्रति लगाएंगे, ताकि आप कॉल खोलेंगे कि आदमी आपसे बात कर सके। आज एनडीटीवी की एक हेल्पलाइन है, आपके रिसेप्शन पे कोई कॉल करे, कोई व्यक्ति उठाता है, आप कोई संदेश पहुंचा सकते हैं इमरजेंसी के अंदर। इन कंपनियों के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल, ये एक अहम बात है, जो आप, बहुत ही वाजिब बात है कि अगर किसी को समस्या हो रही है तो आप ऑटोमेटेड मैसेज भेजकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकते, उसकी जवाबदेही पुख्ता तरीके से होनी चाहिए। यहाँ अगर हम सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल जो हैक हुआ है, आपको लग रहा है इसको हैक करने का मकसद या किन के द्वारा हो सकता है, और क्या इससे और खतरे हो सकते हैं अगर इस केस की पर्टिकुलर बात करें हम? देखिए, ये यूएस में भी हुआ, कई बड़े चैनल उसको, पॉलिटिशियंस को, बराक ओबामा के ट्विटर अकाउंट सबको हैक किया गया, और वहां पे क्रिप्टो स्कैम के मैसेजेस डाले जाते हैं कि आप बिटकॉइन में पैसा लगाइए, आपका पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा। और ये इसलिए होता है कि ये जो बड़े हैंडल्स हैं, रिस्पेक्टेड हैंडल्स है, तो उसके अंदर ट्रस्ट होता है, दूसरा उनकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है। तो आप अगर सुप्रीम कोर्ट पे इस तरह का स्कैम का मैसेज डाला गया, रिपल स्कैम जो आप बता रहे हैं, तो आई एम श्योर कई लोगों ने इसके ऊपर क्लिक भी किया होगा, हैक भी हुए होंगे, पैसा भी लगाया होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऐसे नहीं किया गया, ये एक बहुत बड़ा चैनल है, लाखों की संख्या में लोग इसको देखते हैं, और एक बहुत बाय डिफॉल्ट उसके अंदर ट्रस्ट है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है इसको हैक किया गया है।
जी जितिन, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए और इस मुद्दे को यहाँ पर डिस्कस करने के लिए। और कहीं ना कहीं आपने जिस तरीके से पूरी ये बात रखी उस पर अब विचार करना चाहिए कि एक ऐसा सिस्टम डेवलप होना चाहिए कि एक आम इंसान का भी अगर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक या कुछ भी हैक होता है तो उस पर भी उतनी ही गंभीरता से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात एक और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पहुंचा है उसकी बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में 2021 में चुनावों के बाद जो हिंसा हुई थी वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इसमें सीबीआई को कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई। 40 से ज्यादा मुकदमों को राज्य से बाहर ट्रांसफर की अर्जी पर यह फटकार सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा माहौल बताया जा रहा है जैसे कि पूरे राज्य में न्यायपालिका हॉस्टाइल हो गई है। यह अदालत की अवमानना का एक फिट केस है। आपके अधिकारी किसी विशेष राज्य को पसंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन इससे उन्हें पूरे राज्य की न्यायपालिका पर आक्षेप लगाने की अनुमति नहीं मिलती। आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायाधीश वी श्री शानंद की कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों का संज्ञान लिया है और यहां पे जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, उनकी अगुवाई वाली बेंच ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से सहायता मांगी है और कर्नाटक हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से भी रिपोर्ट मांगी है। 2 दिन में ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को सौंपी जानी है। इस मामले पर अगली सुनवाई अब बुधवार को होगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और बात करेंगे चुनावों की। और जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान हो चुका है, 2 चरण अभी शेष है, लेकिन वहां लोगों के दिल में क्या है जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। तो अब राज्यों की जंग में बात करते हैं। जम्मू कश्मीर चुनावों की पहला चरण हो चुका है, 2 चरण अभी बाकी है जो कि 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होने हैं। नतीजे आएंगे 8 अक्टूबर को। लेकिन वहां के आवाम के दिल में क्या है? अनुच्छेद 370 हटाए जाने से क्या वो खुश हैं या नाखुश हैं? ये जानने की कोशिश की हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा ने। आइए देखते हैं। एक लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में लोगों ने काफ़ी उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर मतदान किया और 7 चुनाव का जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ा है। दूसरे चरण में 25 तारीख को यहाँ पर वोट डाले जाने वाले हैं और इस समय हम लोग हैं जम्मू के राजौरी इलाके में बुद्धल में, जहाँ पर कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक जनसभा को संबोधित करने के लिए आए हैं। हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि यहाँ पर क्या उनकी उम्मीदें हैं इस चुनाव में और वो क्या चाहते हैं, क्या समस्याएँ हैं और किस तरह से उनकी उम्मीदें हैं कि जो अगली सरकार आएगी वो उनकी उम्मीदों को पूरा करेगी। क्या लगता है आपको यहाँ पर ये जो इलाका है, अभी हम भाषण भी सुन रहे थे कि यहाँ पर हाईवे की डिमांड बहुत लंबे समय से चल रही है, उसका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो भी सैंक्शन हो चुका है और क्या क्या मुद्दे इस पूरे इलाके में। बहुत खूबसूरत इलाका हमने ऊपर से देखा था, ऊपर से आए थे, हमने देखा हेलीकॉप्टर से, तो बहुत सुंदर है। क्या आपको लगता है कि और चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर? जी सर, बिल्कुल। हम नितिन गडकरी के बहुत ही मशहूर हैं, जो इतने दूर दराज एरिया में आए हैं, हम इनके बहुत ही मशहूर हैं। लेकिन हमारी यहाँ डिमांडें बहुत ही हैं। हमारे सबसे पहले जो है हमारे टूरिज़्म का बहुत ही अच्छा, आपने देखा होगा कितना खूबसूरत एरिया है हमारा सबसे जो अहम मुद्दा जो है हमारा यहाँ जम्मू कश्मीर में वो है बेरोज़गारी का। पिछले 10 सालों में इतनी बेरोज़गारी हुई है कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में हमारा जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे है बेरोज़गारी में। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले हमारा जो अहम मुद्दा है जो बेरोज़गारी का है। हमारी बेरोज़गारी में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हुए PhD लड़के जो है घरों में बैठे हुए हैं। तो उसके लिए क्या कारण है? PhD भी किया है, क्या जॉब्स में भर्तियाँ नहीं हो रही हैं यहाँ पर, सरकारी नौकरियाँ नहीं निकल रही हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ नहीं आ रही हैं? एक तो प्राइवेट यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, प्राइवेट का यहाँ कोई इंडस्ट्री का उतना जॉब ही नहीं है प्राइवेट का। यहाँ जो है सब कुछ ज़्यादा जॉब जो है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन गवर्नमेंट के यहाँ पिछले 10 साल से अनएम्प्लॉयड में कोई तवज्जो नहीं दे रही है कि हम नौजवानों के लिए कुछ करें, नौजवानों को कुछ रोज़गार दें। ना यहाँ पिछले 10 सालों से ना कोई पुलिस में भर्ती हुई है, ना कोई CRP की, ना किसी पुलिस की भर्ती, ना कोई टीचर की, ना किसी डॉक्टर की। कुछ पिछले 10 सालों में ज़्यादा अनएम्प्लॉयड बढ़ी है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या ऐसे इश्यूज़ हैं, मुद्दे हैं जिसको लेकर लोग वोट देना चाहते हैं और बदलाव होना चाहिए? भाई ये मुद्दा जी बेरोजगारी बहुत है, रोड का भी मसला है। ये आते हैं सिर्फ झूठ बोल के जाते हैं, यहाँ बस ये जुमले बनाते हैं ये। तो रोड में क्या चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं रोड में? रोड मुगल रोड चाहिए हमको। ये सर
हमारी जो बहुत पुरानी जो डिमांड है, हमारी जो यहाँ बुद्धल टू शुपैया रोड है, हमें जो नितिन गडकरी से पूरी उम्मीद है आज जो आए यहाँ पर ये पूरा ऐलान करके जाएंगे, लेकिन जब भी इलेक्शन खत्म होगा हमें पूरी उम्मीद है इन पे कि हमारी ये रोड का काम शुरू कर देंगे। और चुनाव जो है बहुत 10 साल बाद यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि लोग कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? अच्छे देख रहे हैं सर, और ये रोड जो है हमारा ये बिल्कुल बनना चाहिए हर इंसान के। चुनाव को लेके आपकी क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद है कि चुनाव में सरकार बनेगी, उसको क्या करना चाहिए? रोड के अलावा, रोड जॉब्स के अलावा काम करना चाहिए सर गरीबों का, और यही कुछ है। वोट लोग इसीलिए देते हैं, किस लिए देते हैं? वोट इसीलिए देते हैं भाई कुछ काम होना चाहिए, ये काम होते ही नहीं। बाकी है ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है यहाँ ना। कागजों में बहुत कुछ पीछे से आता है, दिल्ली से बहुत कुछ कागजों में आता है, पर आगे कुछ नहीं है। पहले उनसे पूछिए जो यहाँ से 2 MP जम्मू से गए हैं, उनसे पूछे कभी उन्होंने जम्मू का सवाल उधर नहीं उठाया जाकर, बोलते ही नहीं है। 2-3 दफा वो जीत कर गए हैं इधर से, कभी नहीं बोले वो इधर उधर कुछ। और ये जो अभी चुनाव में इन्होंने आरक्षण की बात की कि यहाँ पे आरक्षण मिलेगा, इसको कैसे देखते हैं? आपकी पहली बार सीटें रिजर्व करी है यहाँ पर, ये बदलाव चाहते हैं सब। हाँ, यहाँ पर क्योंकि इसके पीछे इतना काम हुआ है, ग्राउंड पर हुआ नहीं है तो ऐसे तो होते रहे, पीछे से काम आता रहा, लेकिन ग्राउंड पर नहीं काम हुआ। हाँ, नाम बताइए जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? और बस सर अनपढ़ आदमी है, ज़्यादा तो कुछ बोल नहीं सकते। और ये जो नई सरकार बनेगी, ये आपको लगता है कि जो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, उसमें और ज़्यादा मजबूती आएगी इसके बनने से? तब तक हमें कोई इसमें यकीन नहीं है, जब तक हमें अपनी स्टेट वापस नहीं मिलती तब तक ये जो यूटी है, यूटी में हमारी कुछ ये गवर्नमेंट काम नहीं कर पाएगी। हमें अपनी स्टेट अपनी वापस चाहिए, जैसे हमारी स्टेट पहले थी ऐसे हमें अब स्टेट अब चाहिए, फिर हमारे काम होंगे। और ये जो 370 हटा दिया, इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? इसका बहुत ही नुकसान है हमें, क्योंकि इस वक्त जो मैक्सिमम जो लोग हैं बाहर से आए हुए हैं, वो चाहे ऑटो वाले देख लो, रेडी वाले देख लो, मजदूर देख लो, जो बाहर आए हुए हैं, हमारे लोगों को रोजगार नहीं इसकी वजह से मिल रहा है। या आप कुछ बोलना चाह रहे थे? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। हमारे जो 370 ले लिया उससे हमारा नुकसान है जम्मू कश्मीर में, जब तक हमें वो वापस ना चाहिए तो तब तक हमारा। तो कौन सी पार्टी है जो प्रॉमिस कर रही है कि वापस कर देंगे? हम कुछ नहीं बोलेंगे कौन सी, वो खुद वो बाखुद ही जानते हैं किसने क्या किया किसने नहीं किया, बस। ठीक है, तो ये आपने कुछ लोगों को सुना, यहाँ पर जो मुद्दे हैं तकरीबन वैसे ही मुद्दे हैं जैसे कि बाकी जगह पर होते हैं। रोज़गार का मुद्दा है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जो युवा हैं उनको रोज़गार मिले। कह रहे हैं कि सरकारी भर्तियां काफ़ी लंबे समय से नहीं हुई है, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। सड़कें यहाँ पर अच्छी बने, जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको डेवलप किया जाना चाहिए। और इसी के साथ आर्टिकल 370 का भी एक मुद्दा यहाँ पर है। कई लोग ये चाहते हैं कि आर्टिकल 370 को लेकर के जो फैसला हुआ था उस पर भी दोबारा विचार हो, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा दिया गया है, इसको हटा करके फिर से एक बार जो राज्य का दर्जा है, स्टेटहुड है, वो जम्मू कश्मीर की बहाल होनी चाहिए। तो बहरहाल ये सारे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए जनता यहाँ पर 25 तारीख को अपना वोट डालेगी। ये वही इलाका है जो आपको बता दें कि जम्मू से हम करीब इस वक्त खड़े हैं 100 किलोमीटर दूर, और यहाँ से 200 किलोमीटर दूर करीब हम जम्मू से हैं। और ये वो इलाका है जहाँ पर कि लंबे समय से लोगों को विकास की दरकार है, चाहते हैं कि यहाँ पर सरकार जो है वो आए और सरकार अपने फैसले भी लेकर के आए और जो विकास की रोशनी है वो यहाँ तक किसी तरह से पहुँचे। तो राजौरी से कैमरामैन अशोक महाले के साथ अखिलेश शर्मा, NDTV इंडिया। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की। आज महाराष्ट्र के वर्धा में वो थे, जहां राष्ट्रीय PM विश्वकर्मा कार्यक्रम में वो शामिल हुए। इस कार्यक्रम में PM मोदी विश्वकर्मा के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और ऋण जारी उन्होंने किया। साथ ही वो इसके 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट भी उन्होंने जारी किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री अमरावती में PM मित्र पार्क की आधारशिला उन्होंने रखी और PM मोदी आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना और पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना का भी उन्होंने शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने आज जब लोगों को संबोधित किया तो महाराष्ट्र में नई औद्योगिक क्रांति के लिए कमर कस चुका है, ये बातें कही। उन्होंने विदर्भ के किसानों का भी जिक्र किया और कहा कि विदर्भ का किसान खुश होगा तो फिर देश का विकास होगा। PM ने कहा कि कांग्रेस और बाद में महाविकास अघाड़ी सरकार ने कपास को किसानों की ताकतवर बनाने की जगह उसको बदहाली में धकेला। यहाँ पर तीखे हमले कांग्रेस पर बोले उन्होंने और कहा कि
सबसे भ्रष्ट पार्टी है देश की कांग्रेस। यहाँ पर गणपति पूजा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को गणपति पूजा मेरे करने से भी चिढ़ है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आज जो लोग चला रहे हैं वो अर्बन नक्सल सोच के लोग हैं। हमारे पारंपरिक कौशल में सबसे ज्यादा भागीदारी एससी, एसटी और ओबीसी समाज के लोगों की रही है। अगर पिछली सरकारों ने विश्वकर्मा बंधुओं की चिंता की होती तो इस समाज की कितनी बड़ी सेवा होती। लेकिन कांग्रेस और उसके दोस्तों ने एससी, एसटी, ओबीसी को जानबूझ करके आगे नहीं बढ़ने दिया। हमने सरकारी सिस्टम से कांग्रेस की इस दलित पिछड़ा विरोधी सोच को खत्म किया है। विदर्भ का ये इलाका ये हाई क्वालिटी कपास के उत्पादन का इतना बड़ा केंद्र रहा है, लेकिन दशकों तक कांग्रेस और बाद में महाअगाड़ी सरकार ने क्या किया? उन्होंने कपास को महाराष्ट्र के किसानों की ताकत बनाने की जगह उन किसानों को बदहाली में धकेल दिया। ये लोग केवल किसानों के नाम पर राजनीति और भ्रष्टाचार करते रहे। और अब बात करते हैं गुरुग्राम के उस खौफनाक सड़क हादसे की जिसका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहा है। आपको बता दें ये जो घटना घटी है वो 15 सितंबर की है। जो वीडियो आप देख रहे हैं पिछले रविवार को ये एक्सीडेंट हुआ। ये वीडियो गोल्फ कोर्स रोड का है। इस वीडियो में आप साफ देख पाएंगे कि गलत दिशा से आ रही एक कार से एक बाइक सवार किस तरह से यहाँ पर टकराता है। जिस शख्स की इस हादसे में मौत हुई है उसका नाम है अक्षत। ये देखिए कार गलत दिशा से आ रही थी और सामने से जो बाइक पर सवार थे अक्षत वो जब जा रहे थे तो वो उससे सीधा टकराते हैं। कितना ज़बरदस्त ये एक्सीडेंट हुआ है क्योंकि रॉन्ग साइड से कार सामने से आ रही थी और अपनी दिशा में यहाँ पर जा रहे थे अक्षत और सामने से सीधी ये टक्कर हो जाती है। अक्षत की इसमें मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आरोपी बेल पर छूट भी गया है। तो ये एक्सीडेंट कितना ज़बरदस्त था आपको अंदाज़ा इसी बात से लगेगा कि गुरुग्राम पहुंचे हमारे सहयोगी शुभांग ठाकुर और उस गाड़ी की भी आपको तस्वीर दिखाएंगे जिससे ये टक्कर हुई है अक्षत की जब वो बाइक लेकर जा रहे थे। किस कंडीशन में गाड़ी भी पहुंच गई, यानी टक्कर कितनी ज़बरदस्त थी। रॉन्ग साइड पर गाड़ी खड़ी होने का नतीजा ये रहा कि ये एक्सीडेंट हुआ और अक्षत ने अपनी जान गंवाई। आइए देखते हैं शुभांग ठाकुर की रिपोर्ट। रविवार को सुबह 5:45 बजे गोल्फ कोर्स रोड गुरुग्राम की एक वहाँ पर हादसा हो गया। उस हादसे में एक एक्सयूवी गाड़ी रॉन्ग साइड से आ रही थी और जो बाइक चालक अक्षत गर्ग थे वो तेज़ गति से अपनी दिशा में जा रहे थे। जैसे ही उन्होंने राइट कट लिया वहीं पर एक ज़ोरदार टक्कर हो गई। ये गाड़ी कुलदीप की है जो कि इस मामले में आरोपी है, जिन्हें गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया था। इस वक्त अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सयूवी महिंद्रा की गाड़ी है ये किस तरीके से यहाँ पर तहस नहस हो गई है। काफ़ी ज़ोरदार टक्कर थी, वीडियो में तो देखा ही जा सकता है, लेकिन साथ साथ गाड़ी की ये हालत देखकर भी साफ पता चल रहा है। एक गौर करने वाली बात इसमें यह है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी का एक स्टिकर यहाँ पर ज़रूर लगा हुआ है इस गाड़ी की स्टार्टिंग पर ही। और जितनी ज़ोरदार टक्कर ये मारी गई थी उसके बाद अक्षत को वहाँ से अस्पताल लेकर गए। अक्षत के साथ उसके दोस्त प्रद्युमन थे जो एक दूसरी बाइक पर सवार थे और उनकी बॉडी पर एक गोप्रो कैम लगा हुआ था। उसी में ये जो पूरी वारदात है वो इसमें रिकॉर्ड हो गई है। अस्पताल जाने के बाद पता चला कि जो अक्षत है वो
जिंदा नहीं है, उन्हें मृत घोषित कर दिया गया अस्पताल में। एक दूसरी तस्वीर मैं आपको यहाँ पर ज़रूर दिखाऊंगा। अक्षत जिस बाइक में सवार थे वो एक स्पोर्ट्स बाइक है, और उसकी तस्वीरें भी फिलहाल मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स बाइक थी और साथ ही वो हर संडे को अपने दोस्तों के साथ में इसी तरीके से बाइक राइडिंग किया करते थे। तो वो पूरे तरीके से तैयार होके जाते थे। आप देख सकते हैं उनका एक जूता यहाँ पर पड़ा हुआ है, कुछ बाइक के पार्ट्स हैं, कुछ उनके साथ में जो सेल्फ प्रोटेक्शन पार्ट्स होते हैं बाइक के, चाहे हेलमेट हो, वो सब यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें दिखाई देगी। बाइक पूरी तरीके से तहस नहस हो गई है, हालांकि एक स्पोर्ट्स बाइक है। अक्षत के जो दोस्त है प्रद्युमन, उनका कहना ये है कि वो वहाँ से गोल्फ कोर्स से रोड से साइबर हब की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर वो अपने बाकी दोस्तों के साथ मिलकर बाइक राइड पर जाने वाले थे। और आम तौर पर परिवार का कहना है, अक्षत के परिवार का कहना है कि वो संडे के दिन बाइक राइड्स पर जाया करते थे अपने दोस्तों के साथ में, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस बार इस तरीके का हादसा हो जाएगा। पुलिस ने तुरंत मामले में एफआईआर दर्ज भी की, कुलदीप को गिरफ्तार भी किया, लेकिन जो सेक्शंस लगाए गए थे वो बेलेबल ऑफेंस था, इसलिए उन्हें बेल भी मिल चुकी है। लेकिन परिवार का सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार बेल कैसे मिल सकती है, और अगर उनके बेटे अब क्योंकि वापस नहीं आएंगे तो उनका ये मानना है कि जल्द से जल्द इस मामले में और सेक्शंस को ऐड किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई कुलदीप की होनी चाहिए और उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। ये परिवार की लगातार मांगे हैं। वहीं प्रद्युमन जो उनके दोस्त उनके साथ थे, उनका भी ये कहना है कि वो इस दुख से अब उभर नहीं पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि कुलदीप को सख्त से सख्त सज़ा हो। गुरुग्राम से अपने कैमरामैन राकेश माले के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, NTV इंडिया।